हेलो। स्वागत करती हूँ मैं आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। यहाँ पर आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद तीसरे में लिखा हुआ है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन किया जा सकता है और इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और उसको एक नया नाम दिया गया तेलंगाना। ठीक है, तो उसी तरह से देखेंगे आप, संसद के पास पावर होती है, राज्यों को नया नाम दे सकते हैं। अगर पुराना कोई नाम है तो उसको एक नया नाम दे सकते हैं। उनकी जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन कर सकती है संसद। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है नागरिकता। यह अनुच्छेद उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी था जब भारत से पाकिस्तान बना था। ठीक है, भारत से पाकिस्तान अलग होकर बना था ना, उस समय नागरिकता बहुत ज़्यादा, यह अनुच्छेद 5 प्रभावी था कि जो भारत देश में नागरिक हैं, जो पाकिस्तान में जा चुके हैं, तो क्या उनकी नागरिकता ख़त्म कर देनी चाहिए, या फिर जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनकी नागरिकता रहेगी, या फिर कब इनको नागरिकता देनी, इस तरह से प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। पहले जो नीची जाति वाले लोग थे उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, या फिर उनके हाथ से पानी नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह से होता था पहले। अभी भी सुनने में आता है न्यूज़ में, कभी कभार गांव में ये होता रहता है, वैसे अभी शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अंग्रेज जो पहले हुआ करते थे वो सर की उपाधि देते थे, या फिर ऐसे कोई भी उपाधि वगैरह देते थे, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को पहले बहुत ज़्यादा मानते थे कि अगर इसे सर की उपाधि दी गई है तो ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा व्यक्ति है। लेकिन उन चीज़ों का अंत कर दिया गया जब हमारी भारत देश की गवर्नमेंट आई। ठीक है, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अनुच्छेद 21 में दिखेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के ए में क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध है। ठीक है, ये सब अपराध है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। अनुच्छेद 26 देखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। देखा है आपने, बहुत सारे जो बाबा वगैरह रहते हैं ये अपने टेंट वगैरह लगाते हैं और वहाँ पर जो ये भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैं, जैसे पंडित मिश्रा हो गए, बागेश्वर धाम हो गए, तो इनको स्वतंत्रता है कि धार्मिक कार्यों के से रिलेटेड ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 40 में, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अनुच्छेद 45, इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। उसके बाद अनुच्छेद 48 के क में लिखा हुआ है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। उसके बाद अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। अनुच्छेद 51 का ए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ 11 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए। मूल कर्तव्य के बारे में लिखा है अनुच्छेद 51 के ए में, है ना, ये अलग से जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 52 पे, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन, किस प्रकार से निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, यह लिखा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब एक बार राष्ट्रपति बने हैं तो क्या वो बार बार बन सकते हैं, हाँ बहुत बार बन सकते हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इनको शपथ कौन दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक है, अगर वो संविधान की अगर अवहेलना करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें सिर्फ एक ही रीज़न पर पद से हटाया जा सकता है कि अगर ये संविधान के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं तो। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 63, इसमें लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 66 में देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है क्षमादान के लिए। तो राष्ट्रपति अगर किसी को सज़ा मिली है, फांसी की मिली है, उम्र कैद की मिली है, तो वो कोई अपराधी जो है, आरोपी है, वो इस तरह से पत्र लिख सकता है राष्ट्रपति को कि हमें क्षमा करें। तो राष्ट्रपति चाहे तो जैसे फांसी की अगर सज़ा मिली है तो उसे समाप्त कर सकते हैं, उम्र कैद की सज़ा मिली है तो उसको कुछ सालों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी सहायता और सलाह पर ही चल सकते हैं, प्रधानमंत्री। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 76, इसमें भारत का महान्यायवादी लिखा हुआ है। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, वह भारत सरकार का ही एक वकील है। अनुच्छेद 80 में देखिएगा राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 81, ये जो 80 और 81 है ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 80 में तो राज्यसभा की संरचना है और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रवासान और विघटन के बारे में प्रावधान है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 108 इमरजेंसी होता है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इमरजेंसी में लगाई गई है, क्योंकि वैसे तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन यहाँ 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लगाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। अनुच्छेद 117 में देखिएगा वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 129 पे। अनुच्छेद 129 में लिखा है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 137 में देखिएगा निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। देखिए हमारे राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा परामर्श, सलाह या सहायता के आधार पर ही करते हैं। तो राष्ट्रपति अगर चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय से, तो वो ले सकते हैं। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 143 में। अगला है अनुच्छेद 148। इसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा है कि ये जो पद है इसे गठित किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 153। इसमें राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है। राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद 156 में लिखा है राज्यपाल की पदावधि कितने समय के लिए होंगे। ठीक है, किसी भी राज्य में ये कितने समय के लिए बनेंगे वहाँ के राज्यपाल। उसके बाद देखिएगा 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इन्हें शपथ दिलाया जाएगा।
उसके बाद है अनुच्छेद 163, इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों में कौन होते हैं, यहाँ पर होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, और केंद्र सरकार की हम बात करें तो वहाँ पर होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, यहाँ पर मुख्यमंत्री सलाह देंगे राज्यपाल को। अगला सवाल देखिएगा, अनुच्छेद है 168, इसमें राज्यों के विधानमंडलों का गठन होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 169, इसमें राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। ठीक है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, कुछ ही कुछ राज्यों में है, और अगर पहले से है तो उसको भंग भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 178, इसमें विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद है अनुच्छेद 182, इसमें विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन विधान परिषद में सभापति या फिर उपसभापति होता है। ठीक जैसे लोकसभा राज्यसभा में, यहाँ पर विधानसभा की जगह आप लोकसभा समझिए और विधान परिषद की जगह आप राज्यसभा समझिएगा। ठीक है, और इसी तरह से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में प्रावधान है। उसके बाद है अनुच्छेद 233, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 243 के ए में लिखा हुआ है ग्राम सभा के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 243 के ख में लिखा है पंचायतों की संरचना। ठीक है, देखिए ग्राम सभा का गठन होगा, पंचायतों की संरचना होगी और नगर पालिकाओं का गठन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 के क, घ और थ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आए हैं एग्जाम में। उसके बाद बढ़ते हैं अनुच्छेद 244 की तरफ। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या जल संबंधी विवादों का न्याय निर्वहन। अनुच्छेद 263 में लिखा हुआ है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखी के बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 267, इसमें आकस्मिकता निधि के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद है 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 315, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 229 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, लोकसभा में, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, वैसे अब हटा दिया गया है, अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 332 में, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं में ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 338 के क पे। देखिए, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 339, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा लिखी हुई है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं या राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं।
इसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है। उसके बाद है अनुच्छेद 356, इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में कुछ उपबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध लिखा हुआ है। इसके बाद है अनुच्छेद 368 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 इसमें संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में और प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है ना, वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है अनुच्छेद 392, इसमें कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति के पास पावर होती है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने सारे कवर कर लिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।